हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। हम आ गए आज आपके लिए आपका नया चैप्टर लेकर। तो कक्षा है हमारी 5वीं, बुक है हमारी यानी कि पुस्तक है हमारी रिमझिम, और रिमझिम का अध्याय है 2, नाम है फसलों का त्योहार। ये एक लेख है। इस जो वीडियो में हम इस पाठ की व्याख्या को देखेंगे। हम सभी को पता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ कृषि सबसे ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ की जो कृषि है वो उसकी कटाई जब भी होती है, कृषि का कोई भी काम हो, बुआई हो, कटाई हो, वो एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। तो ये किस तरीके से मनाया जाता है, कहाँ पर कौन सा त्योहार होता है, सभी कुछ हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। तो ये एक क्या है, ये हमारे गद्य साहित्य यानी कि हमारा जो साहित्य है, हिंदी साहित्य के गद्य खंड में है और इसकी विधा है लेख। ये क्या है हम सभी आपको बता चुके हैं कि हमारा हिंदी लिटरेचर यानी कि हमारा हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर को हम हिंदी में हिंदी साहित्य कहते हैं। ये 2 खंडों में विभाजित होता है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में बहुत तरीके होते हैं लिखने के, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, उपन्यास होते हैं, कहानियाँ होती हैं, निबंध होते हैं, लेख होते हैं, भेंट वार्ता है, साक्षात्कार है, हर तरीके से लिखे जाते हैं ये। तो उसी तरीके से ये हमारा कौन सी विधा में है, ये है लेख में। चलिए इस पाठ को देखना शुरू करते हैं। तो ये पाठ हमारा है फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये समय कब है खिचड़ी का, यानी कि 15 जनवरी, 14-15 जनवरी को हम लोग के यहाँ खिचड़ी होती है, उसके आसपास का समय। उस समय क्या है, धूप में थोड़ी गर्माहट आ जाती है क्योंकि ठंड बीत जाती है। थोड़ा सा समय जो बहुत ही मुश्किल ठंड का समय होता है बीत जाता है। और आज जो यहाँ पर जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सूरज के कहीं पता ही नहीं है, 10 दिन से सूरज नहीं निकला है, आग तापी जा रही है, तो सब ठंड से परेशान है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी ही चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। तो यहां पर क्या दिया है उन्होंने कि बाहर देखने पे समय का अंदाजा नहीं था। अब समय का अंदाजा मतलब सूरज नहीं निकला है, ठीक है। तो बाहर मौसम कैसा होता है, बदली वाला मौसम होता है ना, सूरज नहीं होता तो कैसा रहता बदली, कि अब पता नहीं चलता कि भाई सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है कि दोपहर का टाइम है। तो इन टाइम समय में हम फर्क नहीं कर पाते क्योंकि मौसम हमेशा कैसा बदली का बना रहता है, धूप नहीं रहती, तो इसलिए पता नहीं चल रहा। पहले एकदम सन्नाटा रहता था, अब क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती थी तो बिल्कुल सन्नाटा रहता था, तो लोग ज्यादा चहल पहल नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है, कानों में थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है। चापा चल यानी कि पानी जो चलता है ना, उसको बोलते, वो चल रहा है, पानी गिरने की आवाज आ रही है। इतने में किसी ने बोला कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, मतलब जाके भाग के देखो कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। आज ई लोग के उठे के नाखी का बोल जल्दी तैयार हो खरा। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि क्या आज इन लोगों को जल्दी उठने की नहीं है क्या, उनसे उन लोग को बोलो कि जल्दी उठें और तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। तो अब क्या है, अब कौन बोल रहा है, जो बच्चा बोल रहा है ना, जो हमको सुना रहा है, वो क्या बोलता है, अब उठने में ही भलाई है। तो अब ये जो बोल रहा है ना, जिसने बोला कि केले के पत्ते आए कि नहीं, इन लोग को उठने का है कि नहीं, जल्दी बोलो तैयार हो जाओ, ये कौन है, घर की बुजुर्ग दादी है, वो बोल रही हैं। और ये क्या है, उठने में भलाई है, तो ये किसने बोला है, ये उन्हीं का पोता है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो ना ही देखी नी, सारा देह कनकना देत। तो क्या बोल रहे हैं कि खिचड़ी के समय जो है ऐसी ठाट बाट हमने कभी भी नहीं देखी थी, बड़ा मजा आ रहा है देखने में। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। अब भाई ठंड का मौसम है, अब धोती कैसी होती, खुली खुली रहती है, तो उसमें क्या है, पापा बोल रहे थे कि इस धोती में मुझे आज खुद ठंड ज्यादा लग रही है।
सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया मतलब चारपाई टाइप की होती, चारपाई होती है, छोटी सी होती है, उस पे जो है दादी बैठी हुई थी। कैसी साड़ी पहने? सफेद साड़ी पहने। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। अब दादी के सारे बाल सफेद हैं, एक भी बाल उनका काला नहीं है, और एकदम बाल ऐसे सॉफ्ट जैसे सेमल की रुई, और एकदम जैसे लग रहा था बड़ी धुली धुली सी दादी बैठी। एक तो सफेद साड़ी पहनी, बाल सफेद एकदम, तो जैसे लग रहा था बहुत धुली हुई सी दादी बैठी हुई है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। अब खिचड़ी के समय क्या होता है? केले के पत्ते होते हैं, केले के पत्ते पे गुड़, चावल और क्या चीज बताया गया? तिल। इन सब के छोटे छोटे से ढेर, घर के जितने सदस्य होते हैं, मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, उतने छोटे छोटे ढेर बना दिए जाते हैं। जो भी नहा के आता है वो क्या करता है? उसको छूता है और बीच में कर देता है। तो बीच में करने से क्या होता है? वहां पे ये छू लिया गया है पार्ट, दूसरा आएगा, दूसरा छू के उसको बीच में कर देगा। जब सारा चावल इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा करने के बाद में क्या कर दिया जाएगा? उसको दान में दे दिया जाता है। खिचड़ी वाले दिन ये ऐसा दान किया जाता है। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। खिचड़ी वाले दिन क्या होता है? बिहार के साइड में चूड़ा दही खाया जाता है, ये वहाँ का ट्रेडिशन होता है चूड़ा दही खाने का। मगर दीदी जो हैं और अप्पी जो हैं, उनको चूड़ा दही बिल्कुल पसंद नहीं है, और नाश्ते में कुछ आज बनना नहीं, क्योंकि नाश्ता आज चूड़ा दही का, चूड़ा दही और गुड़ मिलाकर इसका नाश्ता किया जाता है सुबह सुबह। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया जो है वो तिलकुट के लिए बहुत पसंद होता है। तिल को कूट कर बनाई गई एक मिठाई होती है जिसको बोला जाता है तिलकुट, और इसमें क्या है? वो गया में से ही आता है, क्योंकि ये तिल, गुड़ और चीनी के साथ बनाया जाता है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, मतलब कितनी अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू से दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ने की कोशिश करना। तो मतलब जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम अपनी संस्कृतियों से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो मतलब जब छोटे थे तब कैसे मनाते थे? नाव पर बैठकर गंगा नदी पार करते थे, बालू पे जाते थे, वहां ढेर बनाते थे, पतंग उड़ाते थे। बहुत ये बचपन की बात बताई जा रही है। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, ये झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। तो बच्चे खेलते थे और घर के बड़े क्या करते थे? वहां पर खिचड़ी बनाते। भाई सुबह तो दिल जो है दही चूड़ा का नाश्ता हो गया, अब उसके बाद दोपहर में क्या बनती थी? खिचड़ी बनती थी। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए ये मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। तो बीच में क्या होता था? भाई चलो हम भी थोड़ी देर मटर छील लेते हैं, थोड़ी देर प्याज छील लेते हैं, तो बच्चे भी उसमें हेल्प किया करते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। कहने का मतलब क्या है कि ये चाहे हम किसी भी तरह से कोई भी त्योहार मनाएं, और हर त्योहार में खुशी का होना जरूरी होता है। तो ये खिचड़ी का एक बिहार में जिस तरीके से ट्रेडिशन मनाया जाता है वो आपके सामने रखा गया है। यहाँ पर जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो 15 जनवरी या 14 जनवरी को जो खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है, जनवरी का मध्य, 14-15 जनवरी मध्य होगा ना, तो उस बीच जहां पर खिचड़ी का त्योहार आपका मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? आपका सभी प्रांतों में। तो यहाँ पर सभी प्रांतों में, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी का त्योहार मनता है, उसी तरीके से और भी प्रांत हैं जहां पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से प्रांत हैं? कोई फसलों से तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कोई लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम पड़ेगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी।
अब क्या होता है, ये समय ऐसा होता है कि ठंड हल्की कम हो जाती है, तो अब क्या है, पाला, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पाला पड़ जाता है, तो खेत जितने खड़े होते हैं ना वो सब नष्ट हो जाते हैं। पाला क्या होता है, पाला होता है बहुत ज़्यादा ठंड से जो है पेड़ों का खराब हो जाना, इसको बोलते हैं। एक उससे जो है ना पेड़ के पत्ते, आप देखोगे कभी कहीं देखना जाकर, कभी भी कहीं किसी ठंडी जगह पे जाना, तो वहां पर क्या होगा, आप देखो कि पेड़ एकदम, पत्ते एकदम एकदम सफ़ेद से पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, तो वो होता है पाला पड़ना। इसलिए आप देखिए जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे कहीं भी हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बर्फ़ से सब सारी हरियाली ख़त्म हो चुकी होती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े ही आपके त्योहार मनाए जाते हैं इस मध्य में। कोई इसलिए कि फसल कट के तैयार हो गई, कोई इसलिए कि भाई अब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी और जितनी भी फसलें खेत में खड़ी हैं वो सभी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है, मतलब हर प्रांत में अपने अपने तरीके से इन खुशियों को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। भाई फसल कट गई, कट के घर आ गई, तो भाई एक त्योहार ही होता है किसानों के लिए, तो भाई त्योहार ही होगा, तो इस बात से वो बहुत खुश होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, अब देखिए हर जगह पर ये त्योहार कैसे कैसे मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के नाम से जाना जाता है। असम में इसी दिन, इसी में क्या मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है। केरल में ओणम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। तो ये जितने भी त्योहार मनाए जा रहे हैं ये सब जनवरी के मध्य में मनाए जा रहे हैं और सब ही फसलों से जुड़े ही त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है, तो जनवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोरों खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। सरहुल कितने दिन तक मनाया जाता है, 4 दिन तक मनाया जाता है। कहां पर, झारखंड में। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो देखिए अब झारखंड में ही सरहुल में, भाई देखिए वो आदिवासी प्रांत है, तो हर आदिवासी लोग इसे अलग अलग टाइम पे मनाते हैं। कोई इसे कहां पर मना रहे हैं, संथाल लोग फरवरी मार्च में मना रहे हैं, तो ओरांव लोग कब मनाते हैं, मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो ये मगर होता ये प्रकृति से रिलेटेड ही है, यानी कि नेचर की ही पूजा करी जाती है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल का एक पेड़ होता है, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, तो उस दिन उस पेड़ की पूजा करी जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो ये टाइम क्या होता है, ये होता है फूल आने का समय होता है, यानी कि साल के पेड़ पर फूल आता है और बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बटे छोटे छोटे गांव होते हैं। तो ये एक प्रकृति दर्शन भी आपको कराया, कैसा, छोटी छोटी घाटियां होती हैं। भाई जो झारखंड है वो छोटा छोटा पहाड़ियों में बटा हुआ है, पूरा प्लेन सरफेस नहीं होता, ना ही बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं। लंबे लंबे साल के वृक्ष होते हैं, बताया ना, साल के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और आसपास छोटे छोटे गांव बसे होते हैं, क्योंकि आदिवासियों के गांव उन्हीं छोटे छोटे एरिया में विभाजित होते हैं, जो साल के होते हैं ना वहीं पर होते हैं। लिपे पुते, करीने से बुहारे और सजाए गए इन घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो अब क्या होता है, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, साल के पेड़ है, अब इस तरीके से कमर में हाथ डाल लेते हैं, कमर में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं एक पंक्ति में, पंक्ति में मतलब लाइन में एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, डालकर नृत्य करते हैं, उसी का उनको नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। एक दिन तो नृत्य किया, फिर दूसरे दिन क्या, नृत्य करते करते घरों में जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, चंदा मांगते हैं, यानी कि कुछ आप हमें दान दीजिए। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, पर चंदे में क्या मांगते हैं, पैसे नहीं मांगते, क्या मांगते हैं,
मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल, मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। भाई दान चंदा लेकर खूब इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद वो सामूहिक रूप में बनता है और फिर खाना पीना और खूब खेलना होता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। फिर तीसरे दिन पूजा हुई, पहले दिन नृत्य किया, फिर दूसरे दिन चंदा मांगा और तो खूब खाया पिया, सब कुछ हुआ और उसके बाद होती है पूजा, जिसके बाद लोग अपने कानों और में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का एक फूल आता है छोटा सा, उस पूजा के बाद वो यहाँ कान पे ऐसे करके, जैसे ये चीज ये है ना, इसको ऐसे करके पहन लिया जाता है। तो वो बहुत शुभ होता है, बहुत माना जाता है। जैसे आप लोग कहीं देखते होंगे पूजा के टाइम जो है ना, जब नवरात्रि के टाइम जो है, जो गेहूं का जौ उगाया जाता है, जौ उगाते हैं ना, तो उसको भी कानों पर पहना जाता है। तो उसी तरह सरई का फूल भी पहना जाता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। फिर जिस दिन ये पूजा संपन्न हुई और सरई का फूल कान में लगाया गया, उसी दिन से वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। अब उसी दिन क्या होता है, धान की पूजा करके और जो आशीर्वादी धान होता है, धान चढ़ाया जाता है ना, धान की पूजा करते हैं, धान चढ़ाया जाता है, फिर उसी धान को खेतों में बोते हैं। भाई वो अच्छा हो गया, अब क्या है, वो उसको बोएंगे तो काफी अच्छी धान की फसल होगी, ऐसा उन लोग का मानना होता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में, अभी हमने झारखंड के रूप में देखा कि झारखंड में किस तरीके से मनाया जाता है। अब उसी तरीके से तमिलनाडु में मकर संक्रांति से जुड़ा ही त्योहार हम मनाते हैं, पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घर पहुंचती हैं। अब ये किसका त्योहार, ये भी फसल से जुड़ा है, लेकिन ये फसलें जो हैं कटकर कहां पहुंच रही हैं, घर पहुंच रही हैं। इस बात की खुशी होती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। जो नया नया धान कूट कर आता है ना, फिर उसका क्या करते हैं, चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लगाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। मतलब घर के बाहर जो है एक छोटा सा बनाया जाता है, वहाँ मटका रखा जाता है। आग लगाने के लिए थोड़ा सा लकड़ी रख के ना मटका रखा गया, मटके में दूध, चावल और गुड़ डालकर उसे बाहर आंगन में, धूप में मतलब आंगन में रख देते हैं, खुले एरिया में, कि पकने के लिए रख दिया जाता है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मटके की जो होती है ना, ऐसे करके गोल मटका होता है और हल्दी ऐसे लंबी लंबी सी होती है, उसे क्या करते हैं, एक धागे में बांध के चारों तरफ मटके बांध देते हैं, क्योंकि हल्दी शुभ मानते हैं। यह मटका दिन के 10:30 बजे तक धूप में रखा रहता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके के बाहर गिरने लगता है। 10:30 बजे तक सुबह से रखा गया, 10:30 बजे तक, क्योंकि भाई आग धीमे धीमे होती है, धूप की भी तपिश होती है और धीरे धीरे दूध जो है उबलकर बाहर आने लगता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, उफन आता, जैसे ही दूध में उफान आता, भाई दूध आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, उबलता है ना, तो जब उबलता है तो कैसे वो बर्तन के पतीले के बाहर आने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दूध का उफनना। तो वो जैसे ही उफनता है तो सब क्या होता है, और दूध चावल मटके के बाहर गिरने लगता है। जाहिर सी बात है, होगा तो वो बाहर गिरने लगेगा। तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। क्या बोलते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उबाल आ गया, ऐसा सभी लोग कहना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर, अब ये तो पोंगल क्यों मनाया जाता है आपको ये समझ में आया, क्योंकि फसल कटकर घर आई। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेट में। दूसरा स्टेट हमारा क्या है, दूसरी ओर गुजरात। अब गुजरात हम पहुंच गए। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। वहां कैसे मनाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार, रंग, रूप की पतंगे आकाश में लहलाती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो जिस दिन मकर संक्रांति होती है ना, उस दिन गुजरात में आप देखोगे ना, बहुत पतंगे उड़ाई जाती है, बहुत, क्योंकि ये वहां पर पतंग उड़ाने का ही त्योहार माना जाता है। और इतनी उड़ाई जाती है, आसमान में आप हर कलर देखोगे,
हर शेप्स देखोगे, बहुत बड़ी बड़ी, बड़ी से लेके छोटी तक, और इतनी होती है कि सूरज तक ढक जाता है। आप सोचो कितनी सारी होती है। मतलब ये सच में लिटरली सूरज नहीं ढकेगा, मतलब ये कहावत है, सूरज ढक जाता का मतलब बहुत ज्यादा पतंगे होती हैं आसमान के अंदर। ये हो गया। अब हम आते हैं कहां पर, कुमायूं में। कुमायूं में कहा, में मकर संक्रांति को घुघुतिया, क्या बोलते हैं, घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। घुघुतिया वाले जिस दिन मकर संक्रांति बनती ना, उसी टाइम पे कुमायूं में उस त्योहार को क्या बोलते हैं, घुघुतिया बोलते हैं। तो उस दिन आटे और गुड़ को मिलाकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दामिड़ का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, मतलब छोटे छोटे से शेप्स दे दी। आटा जैसे मम्मा देखते ना, आप रोटी पूड़ी के लिए मम्मा आटा बनाती है, तो बस वैसा ही आटा गूंद लिया जाता है और उससे डिफरेंट डिफरेंट शेप देती है। कभी कभी आप मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मुझे डिफरेंट शेप की रोटी खानी है, बोलते हैं ना, तो मम्मी कभी स्माइली बना देती है, कभी स्टार्स बना देती है, तो इस तरीके से बनाती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी शेप होते हैं। वो शेप क्या होते हैं, कोई डमरू बनता है, कहीं तलवार बनती है, दामिड़ का फूल बनता है। दामिड़ का फूल कैसे होता है, जो है वो आकार इस तरीके से जो है ना, ये और ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे 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 करके होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके जो पत्ते उसके जो है ना ऐसे बने होते हैं, और ये यहाँ से बीच से ऐसे डंडी लगी होती है, तो वो कहलाता है क्या है, दामिड़ का फूल कहलाता है। तो अब इस दामिड़ के फूल में क्या होता है, ये बना दिया, अब उन सबको तल के और एक माला में पिरो लिया जाता है। अब पिरोने के बाद में क्या होता है, जब इसको पिरो लिया जाता है तो माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेड़ी पिरोई जाती है। गंडेड़ी मतलब उसकी डंडी जो बोलती है, उसको पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने गंडेड़ी लगा ली। अब उसके बाद वो जो माला है वो सुबह बच्चों को दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। अब वो जो माला उनको दी गई और गंडेड़ी दी गई, अब बच्चे क्या करते हैं, वो जो माला में हम लोगों ने उन्होंने डमरू, तलवार, दामिड़ का फूल बनाया था, अब उसको जो है ना वो तोड़ते हैं और ऐसे ऐसे कर फेंकते हैं कि पक्षी वापस आ जाए, क्योंकि ठंड बहुत पड़ी होती है कुमायूं में। कुमायूं तो पहाड़ी एरिया होता है, तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो पक्षी चले गए होते हैं उस ठंड के टाइम में। अब उनको वापस बुलाना है, तो वापस बुलाने के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें तोड़ तोड़ के फेंकते हैं कि वो पक्षी वापस आ जाए। तो ये उस दिन घुघुतिया के दिन किया जाता है। और क्या गाते हैं, फेंकते हुए गाते क्या है, कौवा आओ घुघतू आओ, ले कौवा बैठो, माँ के दे जा सोने घेड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। तो ये फेंकते जाते हैं और वो बच्चे यही गीत गाते जाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं। अब बच्चों की जो भी चीज पाने की कामना हो वो साथ में उस चीज की प्रेयर भी करते हैं। जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के हम लोग प्रेयर करते हैं ना कि हमको ये दे दीजिए, उसी तरीके से वो भी ये कामना करते जाते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, कहीं खिचड़ी बन रही है, कहीं दूध चावल की खीर बन रही है, तो कहीं छोटे छोटे आकार के जो शेप्स बना के उनकी माला पिरोई जा रही है, कहीं बहुत तरह के पकवान बन रहे हैं। तो बहुत तरीके से ये मकर संक्रांति हर जगह मनाई जाती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ता है। तो ये संक्रांति वाले दिन जो है गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं इस दिन। लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। तो क्या है, बहुत ठंड रहती है भाई, जनवरी के महीने में ठंड रहती है, अब उस समय इतना ठंड से उनको सब सिकुड़ते रहेंगे, लेकिन क्या होगा, कभी एक डुबकी तो हम पानी के अंदर लगा लें। क्यों, क्योंकि उस दिन ये चीज करना शुभ माना जाता है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तो यहाँ पर क्या, जहाँ पर स्नान करने लोग जाते हैं तो वहाँ तिल रखने की जगह, तिल तो कितना छोटा सा होता है ना, तो तिल रखने का यहाँ कहने का एक मुहावरा है कि मतलब वहाँ पे बहुत बेइंतहा भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि आप आसानी से वहाँ पे चल फिर नहीं सकते हैं।
तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व होता है। तो इस दिन तिल बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हम लोग यहाँ घरों में तो क्या तिल के लड्डू बनते हैं, उस दिन तिल के लड्डू खाए जाते हैं ना। तिल गुड़ होता है, आप देखते होंगे, आप उसमें क्या कहते हैं, तिल और गुड़ से बनी जो है पट्टियां खाई जाती हैं, तिलकुट खाया जाता है। तो बहुत तरह तरह की चीजें बनती हैं उस दिन। तिल आप किसी को दान दे दीजिए, तिल तेल में डाल दीजिए, पानी में बहा दीजिए, उसे आग में मतलब किसी भी तरह कहीं ना हर जगह तिल का कोई ना कोई उपयोग जरूर होता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो देखिए, अब हमारे यहाँ क्या है, आप अपने घर के आसपास देखोगे अलग अलग स्टेट से आके लेकर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो क्या होता है, सभी अपने अपने तरीके से त्योहार को मनाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके घर के आसपास भी अलग अलग स्टेट के लोग रहते होंगे और सब त्योहार अपने अपने तरीके से मनाते होंगे। तो ये देखिए, आप सही मानिए, आप विभिन्नता में एकता अपने घर के आसपास ही देखेंगे कि हमारे देश में कितने तरह तरह के लोग रहते हैं, कितने तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ एक त्योहार की बात करी और हमारे देश के कोने कोने में यही त्योहार अलग अलग ढंग से, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कितना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये इस बारे में आप अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ भी बात करिए, तो आप भी बहुत हद तक बहुत सारी चीजें जान पाएंगे, दूसरे राज्यों की संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। वो दूसरे राज्य जरूर हैं लेकिन है तो हमारे देश का हिस्सा ही। तो तभी तो कहते हैं भारत देश विभिन्नता में एकता का है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसा कि हमने इस लेख में भी पढ़ा कि एक ही त्योहार हम कितने अलग अलग तरीके से मनाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको जरूर अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करेंगे और उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी नॉलेज ही बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल में से साथ जुड़े रहिए। मगर आप इसी पार्ट को देखना चाहते हैं या और आने वाले पार्ट्स को देखना चाहते हैं या जो पहले हम पार्ट पढ़ चुके हैं उनको देखना चाहते हैं, तो आप जाओगे कहाँ? आप आएंगे हमारे पास, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के पास। magnetbrain.com हमारे चैनल पे आएंगे तो आप यहाँ पर अपनी क्लास को पाएंगे। हमारी क्लास है 5th। जब आप यहाँ 5th पर आएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि 5th के सारे सब्जेक्ट सामने आएंगे। तो 5th में हमारी क्या है, हिंदी हम रिमझिम बुक पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर सभी चैप्टर्स सामने होंगे। बस आपको करना क्या है, आपको अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है। जैसे ही चैप्टर सेलेक्ट करेंगे उसका टॉपिक आपके सामने आएगा। 2 टॉपिक्स हैं हमारे, एक तो पाठ की व्याख्या है और साथ में ही हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं। तो बस आप जैसे आपको पाठ की व्याख्या समझनी है कि भाई पाठ में क्या पढ़ा है हमने, तो उसको देखिए, आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसको क्लिक करिए और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।